जी वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक टर्मिनोलॉजी जिससे हम शुरू करेंगे वो है पार्थिनोकार्पी। ये जो लफ्ज़ है पार्थिनोकार्पी, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक लफ्ज़ इसमें ये है पार्थिनो। पार्थिनो का मतलब होगा फॉल्स, फॉल्स। और कार्प जो वर्ड है ना, ये फ्रूट के लिए यूज होता है। आपको याद होना चाहिए, पिछले लेक्चर में हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो टॉपिक पौधों में रिप्रोडक्शन के बहुत था। तो एक्चुअली हम पौधों के अंदर रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, पौधों में नए पौधे का बनना या फ्रूट का बनना देख रहे हैं। और फ्रूट के बनने के लिए ये भी एक तरीका है पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनो का मतलब हुआ फॉल्स और कार्प जो है ना वो फ्रूट को बोलते हैं। और ये वर्ड पार्थिनो आमतौर पे उस वक्त यूज होता है जब हम किसी अननेचुरल प्रोसेस की बात करें। अननेचुरल प्रोसेस, एक्चुअली इस प्रोसेस में जो फ्रूट बनेगा वो फ्रूट अननेचुरल वे में बनेगा। अननेचुरल वे में, नेचुरल वे कौन सा होता है फ्रूट बनने में? नेचुरल वे ये है कि फ्रूट की जो फॉर्मेशन होनी है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होनी है। फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बनने से फिर वो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो सीड में तब्दील होगा और सीड जो है ना उसके ऊपर फिर फ्रूट बनेगा। तो आमतौर पे फर्टिलाइजेशन होगी और फ्रूट बनेगा, यूं हुआ करता है। फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट बाद में तब्दील हो जाया करेगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो तब्दील होगा बीज में, और वो बीज वो बाद में आगे उसके ऊपर जो है ना वो फ्रूट बनेगा। तो इसमें ये नेचुरल वे नहीं होगा। इसमें पार्थिनोकार्पी में नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। और फर्टिलाइजेशन के बगैर जो है ना वो ओवरी राइपन करेगी, ओवरी राइपन करेगी, और राइपन करके पकने के बाद वो तब्दील हो जाएगी फ्रूट में, फ्रूट में। तो पार्थिनोकार्पी को हम बोलेंगे वो अमल जिसमें फ्रूट बनेगा। किसके बगैर बनेगा? फर्टिलाइजेशन के बगैर बनेगा। उस अमल को हम पार्थिनोकार्पी बोलेंगे। और पार्थिनोकार्पी में जो फ्रूट बनेगा वो बीज के बगैर बनेगा, सीडलेस बनेगा, उसमें बीज मौजूद नहीं होंगे। तो इसलिए इस अमल को जो है ना वो हम कमर्शियली भी यूज कर सकते हैं। कमर्शियल स्केल पे भी ये अमल यूज किया जा सकता है। और किस लिए यूज किया जाएगा? ये बनाना की प्रोडक्शन के लिए, और किसकी प्रोडक्शन के लिए? ग्रेप्स की प्रोडक्शन के लिए। और कुछ वैरायटीज ऑरेंजेस की भी इसके जरिए बनाई जा सकती हैं। और ये जितने भी हम फ्रूट इसके जरिए बनाएंगे वो फ्रूट जो है ना वो बीज के बगैर होंगे, सीडलेस होंगे। अब इधर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अमल होगा किसके जरिए? पार्थिनोकार्पी किसके जरिए प्रोड्यूस होगी? तो आपको याद होना चाहिए पिछले चैप्टर के अंदर हमने ऑक्सीजन के अबाउट पढ़ा था। ऑक्सीजन के अबाउट, और ऑक्सीजन जो है ना इसकी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ऑक्सीजन इंड्यूस करेगा पार्थिनोकार्पी को। तो एक्चुअली इन पौधों में ऑक्सीजन का जो लेवल होगा ना वो इंक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाता है। और ऑक्सीजन लेवल के इंक्रीज होने की वजह से ओवरी तब्दील हो जाएगी, किसमें तब्दील हो जाएगी? फ्रूट में। और यही अमल अगर हमने कमर्शियल स्केल पे आर्टिफिशियली करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस पौधे में ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन जो है ना वो इंड्यूस करवा देगा। किसको इंड्यूस करवा देगा? ये पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करवा देगा। और उसके नतीजे के तौर पे जो फ्रूट बनेगा वो बगैर बीज के होगा। तो ये है जी पार्थिनोकार्पी। अगला जो एक छोटा सा येलो बॉक्स में आपको बुक में दिया गया है वो है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस इसी पार्थिनोकार्पी की एक किस्म है। लेकिन जब आप बुक में देखेंगे तो बुक में ये आपको थोड़ा आगे जाके एनिमल्स वाले पोर्शन में येलो बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन ये टर्म जो है ना ये पौधों के लिए यूज होगी, एनिमल्स के लिए यूज नहीं होगी।
एपोमिक्सिस। एपो जो वर्ड है ना, एपो, इसका मतलब होता है जी अवे, अवे या विदाउट। और मिक्सिस वर्ड जो है ना वो मिक्सिंग को शो कर रहा है, मिक्सिंग, तो इसमें मिक्सिंग नहीं होगी। किसकी मिक्सिंग नहीं होगी? इसमें गैमीट की मिक्सिंग नहीं होगी। नो फ्यूजन या मिक्सिंग ऑफ गैमीट, इसमें गैमीट नहीं बनेंगे, नहीं मिलेंगे। और अगर गैमीट नहीं बनेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो उसको भी हमने पार्थिनोकार्पी बोला है। ये उसी की एक किस्म, इधर हम इसको जो है ना वो एपोमिक्सिस नाम दे रहे हैं। एपोमिक्सिस में क्या होगा? देखिए, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ना, ये स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर है। फीमेल गैमेटोफाइट, ये एक्चुअली इस जगह पे मौजूद होती है। इस जगह पे अंदर ओव्यूल मौजूद होगा, ओव्यूल। तो वही हमने ओव्यूल जो है ना वो बड़ा करके इधर बना दिया हुआ है। ये ओव्यूल है, ओव्यूल। और ये इसके गिर्द जो आपको रेड वाली नजर आ रही है, रेड वाली जो है ना वो उसके गिर्द कुछ कवरिंग मौजूद है, कवरिंग्स मौजूद। इस ओव्यूल के इर्द गिर्द कुछ टिश्यूज लटके हुए होते हैं, टिश्यूज मौजूद होते हैं। उन टिश्यूज को नाम दिया जाएगा सैकुलस टिश्यूज। इन टिश्यूज में से कोई टिश्यू डेवलप होगा, जर्मिनेट करेगा। ये जो सैकुलस के टिश्यूज होंगे, इनमें से कोई टिश्यू जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके वो तब्दील हो जाएगा बीज में, और उसके गिर्द जो है ना वो फ्रूट बन जाएगा। तो यही चीज हमने लिखी हुई है, डिप्लॉइड सेल। इधर का जो सैकुलस होंगे ये भी डिप्लॉइड होंगे, ये डिप्लॉइड सैकुलस के सेल या मेगास्पोर के या न्यूक्लियस, सॉरी ये सैकुलस नहीं है, ये वर्ड की आप तब्दीली कर लीजिए, न्यूसेलस। तो ये जो न्यूसेलस के सेल होंगे ये डेवलप होंगे, और डेवलप होकर किस में तब्दील हो जाएंगे? एम्ब्रियो में तब्दील हो जाएंगे। और वो एम्ब्रियो किस में तब्दील हो जाएगा? वो बीज में तब्दील होगा, और उसके ऊपर जो है ना वो फ्रूट बन जाएगा। तो ये अगर इस स्ट्रक्चर से न्यूसेलस से कुछ डिप्लॉइड टिश्यूज जर्मिनेट करें, और वो जर्मिनेट करके मेगास्पोर बना दें, तो उस मेगास्पोर जर्मिनेट करें और जर्मिनेट करके एम्ब्रियो बना दे, और एम्ब्रियो के ऊपर जो है ना वो फ्रूट वगैरह बन जाए, तो उसको हम बोलेंगे जी एपोमिक्सिस। इसमें गैमीट की फ्यूजन नहीं हुई, डिप्लॉइड टिश्यूज तब्दील हो गए। किस में तब्दील हो गए? एम्ब्रियो में तब्दील हो गए। और एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो किसको बोलेंगे? एम्ब्रियो तो बीज होता है, और बीज के ऊपर जो है ना वो फ्रूट बन जाता है, तो फ्रूट किससे बनना है? ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल के इर्द गिर्द ओवरी हुआ करती है, ओवरी, और ओवरी जो है ना वो फ्रूट में तब्दील हो जाती है। तो इधर जो बीज बनेगा वो बीज फर्टिलाइजेशन के बगैर बना है, लेकिन वो इस स्ट्रक्चर से बना है, और इसको हम बोलेंगे एपोमिक्सिस। इधर एक टर्म ये हमने पढ़ी है पार्थिनोकार्पी, एक टर्म हम आगे जाके पढ़ेंगे पार्थिनोजेनेसिस। ये भी वही होगी, लेकिन ये एनिमल्स में होगी, एनिमल्स में टर्म वही होगी लेकिन एनिमल्स में होगी, पार्थिनोजेनेसिस। और ये जो पार्थिनोकार्पी है ना ये पौधों के अंदर होगी। तो अभी हमने इसको पढ़ा है, वो आगे जाके भी पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आज की टर्मिनोलॉजी है, दैट इज फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग। व्हाट इज मीन बाय फ्रूट सेट? फ्रूट सेट किसको बोलते हैं? फ्रूट सेट का मतलब ये है फ्रूट का लगना। किसके ऊपर लगना? पौधे के ऊपर लगना। एक चीज नोट कर लीजिए, पौधे में हमने अभी दो चीजों के अबाउट पढ़ी है। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एक होगा ओव्यूल और एक होगी ओवरी। ओव्यूल जो है ना ये तब्दील हुआ करता है बीज के अंदर, सीड के अंदर, और ओवरी जब राइपन करेगी तो ये तब्दील होगी फ्रूट के अंदर ओव्यूल मौजूद है, ये वाला ओव्यूल ब्लू अंदर वाला,
और उसके गिर्द ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना वो ओवरी है। अंदर वाली किस में तब्दील हो जाएगी? बीज में। इर्द गिर्द वाली किस में तब्दील हो जाएगी? फ्रूट में। तो यह अमल आमतौर पे जो है ना वो फ्रूट के बनने के लिए हुआ करता है। अब ये अमल शुरू किस तरीके से होगा और अमल ये मुकम्मल किस तरीके से होगा? याद रखें, जब भी कोई फ्रूट बनेगा ना तो फ्रूट लगने से पहले उसके ऊपर एक फलार लगेगा। आमतौर पे ये ऑब्वियस नहीं होता, नजर नहीं आता, लेकिन अगर आप अनार की एग्जांपल ले लें तो अनार के अंदर आप इसको जो है ना वो इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इधर फ्लावर बना करता है और फ्लावर बाद में किस में तब्दील हो जाया करता है? फ्रूट में। पहले फ्लावर लगेगा और वो तब्दील हो जाएगा फ्रूट में। ये जो फ्लावर है ना इसको लगे रहना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। अगर ये गिर गया तो फ्रूट नहीं बनेगा। इसकी रिटेंशन होनी चाहिए, लगे रहना चाहिए। और इसकी रिटेंशन करवाने के लिए इधर जो अपना रोल प्ले करेगा हार्मोन वो ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन लाजमी होना चाहिए। ऑक्सीजन क्या करेगा? इस फ्लावर को जिसके अंदर फ्रूट बनेगा ये लगा रहना चाहिए। किससे लगा रहना चाहिए? पौधे से लगा रहना चाहिए। अगर ये लगा रहेगा तो ये फ्रूट में तब्दील हो जाएगा। और इसकी रिटेंशन के लिए किसकी ज़रूरत होगी? ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। और ऑक्सीजन किसने मुहैया करना है? ऑक्सीजन मुहैया करेगा ये पोलन ग्रेन और पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन और पोलन ट्यूब। आपने पिछले लेक्चर में फर्टिलाइजेशन के अबाउट पढ़ा था। यह एक पोलन ग्रेन है जिसके अंदर स्पर्म्स मौजूद हैं। पोलन ग्रेन्स और स्पर्म्स मौजूद हैं। ये जो पोलन ग्रेन और पोलन ट्यूब होगी ना ये बहुत बड़ा जरिया होंगे। किसका जरिया होंगे? ऑक्सीजन का जरिया होंगे। ऑक्सीजन का जरिया होंगे। ये ऑक्सीजन बनवाएंगे और जब ऑक्सीजन बनेगा वो क्या करेगा? ऑक्सीजन फ्लावर की रिटेंशन करवाएगा और उसे तब्दील करवाएगा। इसमें तब्दील करवाएगा? फ्रूट में तब्दील करवाएगा। और जब फ्रूट बन जाएगा हम कहेंगे फ्रूट सेट हो गया। तो ये रोल जो है ना वो ऑक्सीजन ने प्ले करना है। और ऑक्सीजन को बनवाना किसने है? जी ऑक्सीजन को बनवाना है पोलन ग्रेन ने और पोलन ट्यूब ने। पोलन ट्यूब यहाँ से बननी शुरू होगी और नीचे की तरफ जो है ना वो ग्रो करेगी यूं। और ग्रो करते हुए ये किस में पहुंचेगी? ये ओवरी वाले हिस्से में जाके ओव्यूल में दाखिल हो जाएगी। यूं ओव्यूल में दाखिल होगी। इस ऊपर वाले हिस्से को हमने क्या नाम दिया था? इस ऊपर वाले हिस्से को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टिग्मा नाम दिया था, स्टिग्मा। और दरमियान वाले हिस्से को हमने स्टाइल नाम दिया था। और ये आखिरी वाले हिस्से को हमने ओवरी नाम दिया था, ओवरी। ये जो पोलन ट्यूब होगी ना ये बात बड़े गौर से समझ लीजिए। पोलन ग्रेन और पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब क्या करेगी? ये स्टिमुलेट करेगी। स्टिमुलेट करेगी किसको? स्टिमुलेट करेगी दो टिश्यूज को, स्टिग्मा और स्टाइल में मौजूद टिश्यूज को स्टिमुलेट करेगी। और किस लिए स्टिमुलेट करेगी? स्टिमुलेट करेगी कि वो ऑक्सीजन को बनाना शुरू करें, ऑक्सीजन के लेवल को राइज करना शुरू करें। तो पोलन ट्यूब के आने की वजह से, बनने की वजह से स्टाइल और स्टिग्मा ये दोनों क्या करेंगे? ये इसके कुछ टिश्यूज स्टिमुलेट होंगे और स्टिमुलेट होके ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करवाएंगे। और ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन उस फूल को, फ्लावर की रिटेंशन करवाएगा, लगा रहने देगा, उतरने नहीं देगा। किससे लगा रहने देगा? पौधे से। अगर वो लगा रहेगा, रिटेंशन उसकी रहेगी तो वो किस में तब्दील हो जाएगा? फ्रूट में तब्दील हो जाएगा। अब कभी कभी ना हम अनार के पौधे में ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये फ्लावर जो है ना ये गिर जाता है, गिर जाता है। अगर ये गिरेगा तो ये फ्रूट में तब्दील नहीं होगा और उसके नतीजे के तौर पे जो पैदावार होगी उसमें कमी हो जाएगी। वो किस लिए होता है? देखें, ये जो एब्सिसिक एसिड के अबाउट आपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा है, एब्सिसिक एसिड ये क्या करवाएगा? ये इनहिबिट करेगा। इनहिबिट किसको इनहिबिट करेगा? फ्रूट के बनने को इनहिबिट करेगा, फ्रूट सेट को इनहिबिट करेगा।
कैसे करेगा देखिए। लेट्स सपोज ये एक पौधा मौजूद है, पौधा, और ये उस पौधे के ऊपर जो है ना वो फलार लग चुका है और इसी ने बाद में तब्दील होना है फ्रूट के अंदर। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, एब्सिसिक एसिड जो है ना इस जगह पे चला जाता है और इस जगह को ब्लॉक कर देता है। जब ये जगह ब्लॉक हो जाएगी ना तो ऑक्सीजन अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा, ऑक्सीजन अंदर दाखिल नहीं होगा तो इधर पहुंचेगा नहीं, इधर पहुंचेगा नहीं तो वो इसको फलार को रिटेंशन नहीं करवाएगा और उसके नतीजे के तौर पे ये जो बीज होगा, ये जो फूल होगा, इसकी वो एब्सिशन हो जाएगी, गिर जाएगा, गिर जाएगा। अगर ये गिर जाएगा तो उसके नतीजे के तौर पे जो फ्रूट की फॉर्मेशन होनी थी वो नहीं होगी। अगर फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होगी तो उसके नतीजे के तौर पे जो पैदावार है उसमें कमी वाक़या हो जाएगी। इसलिए कारोबार में पैदावार को बढ़ाने के लिए पौधों के ऊपर जो है ना वो ऑक्सीजन का स्प्रे भी कर दिया जाता है ताकि पैदावार में कमी ना हो। तो एक तो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन जो पैदावार में इंक्रीज करेगा। इसके अलावा जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, इनके अबाउट आपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, ये भी पैदावार को इंक्रीज करवाएंगे। ये क्या करवाएंगे, ये डेवलपमेंट करवाएंगे एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो मीन बीज, सीड, ये उसकी डेवलपमेंट करवाएंगे और ये फूड को जमा करेंगे। किस में जमा करेंगे, बीज के अंदर और पेरिकार्प के अंदर। व्हाट इज पेरिकार्प, कार्प का वर्ड हमने अभी देखा था, ये रूट के लिए वर्ड यूज होता है और पेरी जो है ना ये इर्द गिर्द को बोलते हैं। तो एक्चुअली इससे जो है ना उसका फ्रूट का छिलका मुराद है, जो फ्रूट की कवरिंग होगी, छिलका होगा, उसको बोलेंगे पेरिकार्प। तो इधर तक होगी जी फ्रूट का लगना। फ्रूट को लगने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत, मेनली ऑक्सीजन की ज़रूरत, और किसकी ज़रूरत, जिबरेलिन की ज़रूरत, और किसकी ज़रूरत, साइटोकाइनिन की ज़रूरत। और रोकेगा कौन, रोकने का काम जो है ना वो एब्सिसिक एसिड करेगा, ये नेगेटिव रोल प्ले करेगा। बाकी जो ऑक्सीजन होगा और ये दोनों होंगे ये पॉजिटिव रोल को प्ले करेंगे और ये फ्रूट के लगने को और पकने को इंक्रीज करेंगे। अब ये फ्रूट सेट तो हो गया, अब होनी है जी फ्रूट की राइपनिंग। जब फ्रूट लग गया और लगने के बाद वो अपना फुल उसने जो है ना वो टेन कर लिया, साइज टेन कर लिया, अब उसने पकना है और पकने के लिए जो है ना वो उस फूल के अंदर या पौधे के अंदर ये इथीन बननी शुरू हो जाएगी। और इथीन क्या करेगी, ये स्टिमुलेट करेगी राइपनिंग को, राइपनिंग करवाएगी। किसकी राइपनिंग करवाएगी, ये फ्रूट की राइपनिंग करवाएगी। और इसी में ना एक टर्म यूज होगी आपके लिए, क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक, जब फ्रूट लग जाएंगे ना पौधे के ऊपर और अब वो पकना शुरू होंगे, उस वक्त उस पौधे के अंदर इथेन के बनने का जो अमल होगा वो शुरू हो जाएगा, रिलीज शुरू हो जाएगी। और उसके रिलीज के नतीजे में जो फ्रूट होंगे वो पकना शुरू हो जाएंगे और इसको बोला जाएगा क्लाइमेट्रिक एक्टिविटी। क्लाइमेट्रिक एक्टिविटी, तो क्लाइमेट्रिक एक्टिविटी मतलब जब फ्रूट सेट हो गया उस वक्त पौधे के अंदर इथेन का बनना, और वो इथेन जो है ना वो क्या करेगी, वो फ्रूट के बनने को स्टिमुलेट, फ्रूट के पकने को स्टिमुलेट कर देगी और इसको बोलेंगे क्लाइमेट्रिक एक्टिविटी। तो इधर तक हमारा जो पौधों वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आगे जो है ना वो शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। कितना वक्त हुआ है वैसे बता दें, रहते हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन का जो अमल होगा वो किस तरीके से होगा। एनिमल्स भी दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेंगे और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन आमतौर पे जो एनिमल्स की रिप्रोडक्शन होगी वो एक्चुअल वे में होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो लेस कॉमन है, वो ज़्यादा मौजूद नहीं है। एसेक्सुअल किस में मौजूद है, मेनली ये इनवर्टिब्रेट्स में मौजूद है, इनवर्टिब्रेट्स में मौजूद होगी, बड़े एनिमल्स में मौजूद नहीं होगी, लोअर एनिमल्स में मौजूद होगी। इसकी मुख्तलिफ किस्में होंगी। एक हम इधर ले सकेंगे बाइनरी फिशन,
जिस जगह पे भी लफ्ज बाइनरी आएगा, बाइनरी का मतलब होगा जी दो, टू, और फिशन का मतलब ब्रेक। तो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो दरमियान से ब्रेक होगा, दो हिस्सों में तकसीम होगा और दोनों हिस्से जो है ना वो ग्रो करेंगे और ग्रो करके मुकम्मल ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाएंगे। इसको बोलेंगे बाइनरी फिशन। मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल जो हमारे पास मौजूद है ना वो प्रोटिस्टा की एग्जाम्पल मौजूद है। प्रोटिस्टा, आप प्रोटिस्टा में जो है ना वो अमीबा की एग्जाम्पल ले सकते हैं। अमीबा के जो न्यूक्लियाई होंगे वो डिवाइड होंगे, मैनी न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अब अमीबा की बॉडीज मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, हर टूटे हुए हिस्से से जो है ना वो नया अमीबा बन जाएगा। इसको बोलेंगे जी मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होगा मैनी और फिशन का मतलब होगा ब्रेक डाउन। तो एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो और उससे काफ़ी सारे टुकड़े बन जाएं, हर जो टूटा हुआ टुकड़ा होगा वो नए ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाए तो इसको बोलेंगे मल्टीपल फिशन। बडिंग, बडिंग जो है ना वो हाइड्रा के अंदर होगी। हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा में एक बड बनेगा, वो बड ग्रो करेगा और ग्रो करके मुकम्मल नए हाइड्रा में तब्दील हो जाएगा। इसको बोलेंगे बडिंग। इन तीनों की डिटेल जो है ना वो हमारी बुक में नहीं दी हुई, इनके सिर्फ आपने नेम याद रखने है। डिटेल इनकी छोटी क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, इनकी डिटेल जो है ना वो हम आगे पढ़ेंगे। पार्थिनोजेनिस, टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग। तो इसमें हम अभी शुरू करेंगे जी पार्थिनोजेनिसिस के अमल से। पार्थिनोजेनिसिस ये वर्ड भी इससे मिलता जुलता ही है, पार्थिनो का अरबी, लेकिन ये जो पार्थिनोजेनिसिस है ना ये एनिमल्स में होती है, एनिमल्स में। और उधर भी हमने एक वर्ड पढ़ा था पार्थिनो, इसका मतलब क्या था? अननेचुरली या फॉल्स या अननेचुरल, अननेचुरल। और जेनिसस मीन तैयारी, बनना, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। तो इसमें कोई एनिमल बनेगा, किसके जरिए बनेगा जी? अननेचुरल वे में बनेगा। व्हाट इज द नेचुरल वे? नेचुरल वे एनिमल्स के बनने का कौन सा है? नेचुरल वे ये है कि फर्टिलाइजेशन होगी और उसके नतीजे के तौर पे जाइगोट बनेगा और वो जाइगोट तब्दील हो जाएगा एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो तब्दील हो जाएगा मुकम्मल इंडिविजुअल में, ऑर्गेनिज्म में। ये है नेचुरल वे। लेकिन इस अमल में जो है ना पार्थिनोजेनिसिस में ये सब नहीं होगा, बल्कि फॉर्मेशन किसके जरिए होगी? अननेचुरल वे में होगी। अननेचुरल वे में, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अननेचुरल वे में बनेगा। इसका क्या मतलब? अननेचुरल वे में क्या बनेगा? बॉडी में कोई टिश्यू मौजूद होगा, सेल मौजूड होगा, डिप्लॉइड सेल, वो ग्रो करेगा और ग्रो करके किस में तब्दील हो जाएगा? मुकम्मल इंडिविजुअल में तब्दील हो जाएगा। इसकी अभी हम डिटेल इधर पढ़ेंगे। इसकी दो किस्में होंगी, एक किस्म को बोलेंगे हैप्लॉइड पार्थिनोजेनिसिस और दूसरी होगी डिप्लॉइड पार्थिनोजेनिसिस। हैप्लॉइड को देख लीजिए, इसकी जो बेहतरीन एग्जाम्पल है ना बेटा वो हनी बी के अंदर है, शहद की मक्खी के अंदर। हनी बी में जो क्वीन बी होती है, क्वीन बी, वो आपको पता है क्या करती है? वो एग्स को ले करती है, एग्स को। उसका सिर्फ एक ही रोल होता है, उसने एग्स को ले करना है, एग्स उसने ले करने हैं। और जो इधर मेल होंगे, मेल बीज को एक और नाम भी दिया जाता है, उनको ड्रोन्स भी बोला जाता है। ड्रोन्स, ड्रोन क्या करेंगे? ये स्पर्म्स को डोनेट करेंगे, स्पर्म्स को डोनेट करेंगे। और स्पर्म को रिसीव किसने करना है? रिसीव करना है जी हनी बी ने, ये क्वीन बी ने। अब क्वीन बी क्या करेगी? अपनी बॉडी के अंदर स्पर्म्स को जो है ना वो एक जगह पे स्टोर कर लेगी, स्टोर कर लेगी। ये स्पर्म्स मौजूद हैं और इस तरफ जो है ना वो एग मौजूद होंगे, इसकी बॉडी के अंदर एग बनेंगे और स्पर्म जो है ना वो उसने एक अलग पाउच में रखे
हैं, अलग पाउच में अलग तरफ रखे हुए हैं। अब इस क्वीन बी में ये एबिलिटी मौजूद है कि जो एग्स को ले करेगी, इसकी मर्जी है कि इसको फर्टिलाइज करे, क्या ले करे, या इसकी मर्जी है कि इसको फर्टिलाइज किए बगैर ले। अब इसमें दोनों एबिलिटीज मौजूद हैं। अगर ये एक एग और स्पर्म्स को मिलाएगी और उसकी फर्टिलाइजेशन के बाद एग को ले करेगी, ब्लू से मैं फर्टिलाइज्ड एग को शो कर रहा हूँ, अगर वो फर्टिलाइज्ड एग को ले करेगी, वो एग आगे जाके तब्दील हो जाएगा फीमेल बी में, फीमेल बीज में। और अगर ये अनफर्टिलाइज्ड एग को ले करेगी, अनफर्टिलाइज्ड को मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, अनफर्टिलाइज्ड एग, तो वो आगे जाके तब्दील हो जाएगा, किस में तब्दील हो जाएगा, मेल में तब्दील हो जाएगा। और मेल को हमने नाम क्या दे दिया है, ड्रोन्स। तो इसका मतलब ये हुआ जो फर्टिलाइज होगा वो तो डिप्लॉयड होगा, और जो फर्टिलाइज नहीं हुआ वो एग जो है वो आमतौर पे हैप्लॉइड हुआ करता है। और इस हैप्लॉइड से जो मेल बनेंगे, मेल भी हैप्लॉइड होंगे, और जो फीमेल बनेंगी वो डिप्लॉयड होंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट ये नुक्ता है, जो मेल बीज होंगी, मेल बीज वो हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड। और जब भी आमतौर पे जब भी स्पर्म्स बना करते हैं, स्पर्म्स वो किसके जरिए बना करते हैं, मियोसिस के जरिए बना करते हैं। जब भी स्पर्म्स बनेंगे मियोसिस के जरिए बनेंगे, लेकिन ये तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड में मियोसिस नहीं हुआ करती, हैप्लॉइड में माइटोसिस हुआ करती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू है कि हनी बी के अंदर या ड्रोन्स के अंदर जो स्पर्म्स बनेंगे वो किसके जरिए बनेंगे, मियोसिस के जरिए बनेंगे, नहीं बाकी किसी भी जगह पे जो स्पर्म्स बनेंगे वो मियोसिस के जरिए बनेंगे, लेकिन इनमें जो स्पर्म्स बनेंगे वो किसके जरिए बनेंगे, वो बनेंगे माइटोसिस के जरिए। और ये स्पर्म क्या करेगा, ये क्वीन बी को डोनेट करेगा, क्वीन बी उसको अपने अंदर एक पाउच में स्टोर कर लेगी। अब उसमें ये एबिलिटी मौजूद होगी कि अगर वो फर्टिलाइज करे एग को ले करना चाहे तो भी कर सकती है, और अगर वो अनफर्टिलाइज एग को ले करना चाहे तो उसको भी वो ले कर सकती है। अब ये जो मेल बने वो हैप्लॉइड बने, तो इसलिए हमने इसको जो है ना हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस नाम दे दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी जो कैटेगरी होगी उसको बोलेंगे डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस ये किसके अंदर होगी, एग्जाम्पल को याद रखिएगा बेटा, ये एफिड के अंदर होगी, एफिड के अंदर, एफिड में किस तरीके से होगी ये समझ लीजिए बात को। जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एग बनेंगे या स्पर्म बनेंगे, किसके जरिए बनेंगे, मियोसिस के जरिए बनेंगे। मियोसिस अभी हमने बात की है, जितने भी ऑर्गेनिज्म में एग या स्पर्म बनेंगे वो मियोसिस के जरिए बनेंगे। इसमें किसके जरिए बनेंगे, माइटोसिस के जरिए बनेंगे, बाकी जितने भी होंगे मियोसिस के जरिए बनेंगे। तो एफिड में जो एग बनना है ना वो भी मियोसिस के जरिए बनना है। और मियोसिस के अमल में, मियोसिस के प्रोसेस के दौरान आपने 21वें चैप्टर में जाके पढ़ना है, एक अमल होगा जिसको बोलेंगे एनाफेज। एनाफेज में ना यूं हुआ करता है, इधर क्रोमोसोम दरमियान में मौजूद होंगे और ये क्रोमोसोम जो होंगे ना वो अलग अलग स्प्लिट हो जाएंगे जब स्पिंडल बनेंगे। और स्पिंडल बनने के बाद आधे क्रोमोसोम इस तरफ आ जाएंगे, आधे क्रोमोसोम इस तरफ आ जाएंगे, और इधर न्यूक्लियस ऊपर बन जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और एक सेल ये बनेगा, एक ये बनेगा, और दोनों जो है ना उनमें आधे आधे क्रोमोसोम होंगे, यानी दोनों हैप्लॉइड होंगे। ये बना जी एग सेल। ये नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल मियोसिस। लेकिन इस एफिड के अंदर ना एक मॉडिफाइड तब्दील शुदा शक्ल हो जाती है मियोसिस की, मियोसिस तब्दील हो जाती है, और इसमें यूं हो जाता है, इस अमल पे आके जो हाँ वो तब्दीली आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम ये है कि इधर जो वो ये धागे टूट जाते हैं, स्पिंडल टूट जाते हैं,
और ये जो पूरे का पूरा जोड़ा होगा ना क्रोमोसोम का, वो इसी तरफ आ जाएगा, इसी तरफ, और इधर कुछ नहीं बचेगा। और इधर भी यही होगा, पूरा जोड़ा इधर मौजूद है और इधर कुछ नहीं बचेगा। अब अगर ये जोड़ा मौजूद है ना, तो अब हम इसको हैप्लॉइड नहीं बोलेंगे, अब इसको क्या बोलेंगे, अब हम इसको जो है ना वो डिप्लॉइड बोलेंगे, डिप्लॉइड। और ये डिप्लॉइड एग, डिप्लॉइड एग मैं इधर लिख देता हूं, डिप्लॉइड एग, डिप्लॉइड एग वो क्या करेगा, वो खुद ऑलरेडी डिप्लॉइड है, ऑलरेडी डिप्लॉइड है। और वो डिप्लॉइड एग क्या करेगा, उसको फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वो डिप्लॉइड है, और वो ग्रो करेगा, और ग्रो करके किस में तब्दील हो जाएगा, वो इंडिविजुअल में तब्दील हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बगैर तब्दील हो जाएगा, इंडिविजुअल जो बनेगा, क्योंकि ये एग डिप्लॉइड है इसलिए वो जो इंडिविजुअल होगा वो भी डिप्लॉइड होगा, और इस अमल को बोलेंगे डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। अब ये अमल किसकी वजह से हुआ है, ये अमल इस वजह से हुआ है कि दरमियान में जो क्रोमोसोम है ना वो अलग अलग नहीं हो सके, अलग अलग नहीं हो सके। अलग अलग होने को बोला जाएगा डिसजंक्शन, डिसजंक्शन, लेकिन ये अलग अलग नहीं हो सके, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन। और टोटली मुकम्मल तौर पे ये नॉन डिस्जंक्शन हो गया, उसकी वजह से ये क्रोमोसोम जिन्होंने अलग अलग होना था, एक ने इस तरफ को जाना था और एक ने इस तरफ को जाना था, वो अलग अलग नहीं हो सके। जब वो अलग अलग नहीं हो सके तो उसके नतीजे के तौर पे ये जो पूरा क्रोमोसोम है ना वो एक तरफ भाग गया और एग जो वो डिप्लॉइड बन गया। आमतौर पे यूं हुआ करता है, एग भी हैप्लॉइड होता है और स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है, और दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, और वो जो जाइगोट है ना वो डिप्लॉइड हुआ करता है। लेकिन इधर एग ऑलरेडी डिप्लॉइड है तो इसको फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, और ग्रो करके किस में तब्दील हो जाएगा, इंडिविजुअल में, ऑर्गेनिज्म में, नए एफिड में तब्दील हो जाएगा। इसको बोलेंगे जी पार्थिनोजेनेसिस। इधर तक हमारा जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो गया। ये वाली दो टेक्निक हमारी रह गई, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, टिश्यू कल्चर और कॉलोनी। अब इसमें आपने जो चीज़ें रिटन के लिए आपको दे रहा हूँ वो नोट कर लीजिए। नंबर 1 ये डेफिनेशन होगी पार्थिनोकार्पी की डेफिनेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एपोमिक्सिस की डेफिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको 5 ईयर में ये बार बार मिलेगी। इसके बाद आपने रोल ऑफ ऑक्सीजन का जो रोल होगा किस में, फ्रूट के बनने में, ये आपने याद रखना है। ये आपकी तीसरे नंबर पे आपने ये चीज़ लिखनी है और नोट करनी है। चौथे नंबर पे जो है ना वो आपने ये दोनों हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, यानी ये आपने लॉन्ग में लिखना है। लॉन्ग में, ये लॉन्ग में भी आ जाया करता है और शॉर्ट में भी आ जाया करता है, तो आपने इसको लॉन्ग में लॉन्ग में लिखना है। ये जो तीनों है ना वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लिखने हैं। कर